वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो क्वेश्चन करना करेंगे, अभी तो स्टूडेंट आए नहीं, 3 स्टूडेंट है सारे। आई थिंक रिजल्ट की वजह से काफी कम है। वेट करते हैं, अभी 5 मिनट उसके बाद स्टार्ट लेते हैं। एक बार कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ओके। हम डिस्कस कर रहे थे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और हमने स्लाइड्स वो चेक की थी। अच्छा जी, अब यहाँ से हमने स्टार्ट लेना जी, फाइनेंशियल एसेट्स थ्रू अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, और इक्विटी, इससे पहले हमने डिस्कस किया था डेट वाला। ठीक है, और यहाँ तक हमने कल डिस्कशन की थी, एक एग्जांपल भी दी थी जिसमें हमने फेयर वैल्यू की मूवमेंट को कैसे रिकॉर्ड करना है अगर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में
वो डिस्कस किया था। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स जो मिस्टेक्स करते हैं वो सिर्फ ये है कि वो फेयर वैल्यू को उस तरह मेजर नहीं करते। देखिए इसमें दो हिस्से आते हैं, ठीक है। और रिजल्ट आ गया आई थिंक, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मैं चेक करूँ आया। जी, तो इसमें बेसिकली दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है जो माइंड में रखना है, जो फर्स्ट पार्ट है वो उसी तरह सॉल्व करना है जैसे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट होती है, ठीक है? जैसे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट आप सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपने उसको सॉल्व करना है। और उसका जितना भी डिफरेंस आ रहा है वो सारे का सारा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, जैसे नॉर्मल रूटीन में आप लेके जाते हो, ठीक है। लेकिन जो उसके बाद फेयर वैल्यू मूवमेंट का जो डिफरेंस है क्यूमुलेटिव, वो सारे का सारा आप चार्ज करोगे प्रॉफिट और अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में, जो कल हमने एक एग्जांपल में डिस्कस भी किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल एसेट थ्रू अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम इक्विटी। आज हमने यहाँ से स्टार्ट लेना है। So financial asset at fair value through other comprehensive income equity instrument shall subsequently be measured at fair value, ठीक है, कि हम इसको fair value पर measure कर सकते हैं। All gains losses except for dividend income shall be recognized in other comprehensive income, shall never be reclassified to profit and loss, ठीक है। यानी इसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई भी गेन और लॉस आए किसी किस्म का भी, वो आप अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में लेके जाओगे स्वाय डिविडेंड इनकम के, एंड शैल नेवर बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस, और हम इसको दोबारा प्रॉफिट एंड लॉस को रिक्लासिफाई नहीं करते। सो डिविडेंड इनकम जो है शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन पहली चीज तो यह कि हमने अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा लेना है, ठीक है। पहले से ये चीज देखनी जरूरी है। हमने पढ़ा था कि एक होता है इस पर्पस के लिए कि आपने इसको ट्रेडिंग करनी है, यानी बाइंग की है और आपने इसको सेलिंग करनी है, सिर्फ इसलिए सेलिंग करनी है ताकि आप इसमें से प्रॉफिट जो लॉस अर्न कर सकें। उस सूरत में हमने ये भी पढ़ा था कि उसको आप यहाँ शो नहीं करेंगे, वो आएगा फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अगर हमने लिया है अदर दैन ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग नहीं है, और हमने पहले से इलेक्शन कर लिया कि अगर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आएगा, तो हमने कल ये भी पढ़ा था कि ये रीक्लासिफाइड नहीं होगा, इट शैल नॉट बी रीक्लासिफाइड, ठीक है। तो इसका जितना भी डिफरेंस है वो सारे का सारा आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को चार्ज होगा, और जितनी डिविडेंड इनकम अलबत्ता आपको रिसीव मिलती है वो प्रॉफिट है लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे। सो नेक्स्ट ये एग्जांपल तो देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल जो आपको दी हुई है बुक में, एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ये आपके पेज नंबर 489 पे, इसको कुछ मैंने अमेंड किया है, ये ऊपर लिखा हुआ है अमेंडेड, ठीक है। ये अमेंडेड है, ये एग्जैक्ट वो नहीं है जो आपकी बुक में, थोड़ी सी इसमें चेंजेस की है। An equity instrument investment is purchased for rupees 30,000 plus 1% transaction cost on 1st January 2016. It is classified as at fair value through other comprehensive income. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आपने 30,000 रुपए में खरीदा है और उस पर 1% ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी आपकी इनकम हुई है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट को थोड़ा सा रिकॉल कीजिए जो हमने कल पढ़ा था, और हमने डिस्कस किया था कि जितने भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है
वो आपकी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सॉरी फाइनेंशियल एसेट में ऐड होगी, स्वाई एक जगह पे जहां पर उसको आपने एक्वायर किया ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है, बाकी कहीं नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर वो लिखते हैं फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 2016 the investment is revalued to its fair value of rupees 40,000। ठीक है, यानी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी रीवैल्यू हो जाएगी 40,000 रुपीज हो गई, पहले 30,000 की थी और अब 40 होगी। और डिविडेंड ऑफ 5,000 वाज रिसीव्ड एट ईयर एंड, और 5,000 का आपने डिविडेंड भी रिसीव किया है। On 11th December 2017, it is sold for rupees 50,000 after receiving dividend of rupees 4,000। 4,000 के डिविडेंड भी रिसीव किया और उसके बाद आपने इसको सेल कर दिया कितनी अमाउंट पर, तो सेल किया 50,000 पे। ठीक है, अब इसके लिए मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ आपके लिए। वो जितना भी स्लाइड पे डाटा था वो मैं सारा यहाँ ला आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि 1 जनवरी 2016 को 1 जनवरी 2016 को आपने एक इन्वेस्टमेंट एक्वायर की फॉर रुपीज इसमें कुछ इशू आ रहा है, मैं एक्सेल की फाइल आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी, तो ये एक्चुअली फाइल आपकी, और इस पे थोड़ा सा वही डाटा लिया है कि 1 जनवरी 2016 को आपने एक्वायर किया है। ठीक है, 1 जनवरी 2016 को जनवरी 2016 आपने परचेज किए इन्वेस्टमेंट फॉर रुपीज
₹30,000 और प्लस उसमें आपने 1% ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की। ओके जी, उसके बाद 31 दिसंबर यानी ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग 2016 वो कहते हैं जी दो ट्रांजैक्शन है। एक तो वो कहते हैं कि डिविडेंड जो है सीट की है इज 5,000। ठीक है जी, उसके बाद जो फेयर वैल्यू है ऑफ इन्वेस्टमेंट वो आपकी 40,000। इसके बाद वो फर्दर लिखते हैं जी ड्यूरिंग 2017 डिविडेंड आपने रिसीव की है 4,000 और फेयर वैल्यू जो है ऑफ इन्वेस्टमेंट that have been changed to not fair value yani investment was sold for rupees 50,000। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं अब इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए यहाँ पर कोई आपका स्केड्यूल नहीं बनेगा क्योंकि ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये कोई डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसमें सिंपल और सिंपल आपने कैलकुलेशन ये करनी है कि आपकी डिविडेंड कितना रिसीव हुआ, क्योंकि हमने अभी ये पढ़ा है कि ये हम रूट कर रहे हैं इसको फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये में रखेगा दिस इन्वेस्टमेंट इज डेजिग्नेटेड एज फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और ये डेजिग्नेटेड है। इसको डेजिग्नेटेड से मतलब हम ये लेते हैं कि अगर इसको दोबारा हम रिक्लासिफाई नहीं कर सकते, यानी अगर मैं इसको दोबारा ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी ले जाऊं तो ये हमारा दोबारा उस तरफ नहीं आ सकता है। ठीक है, सो एनीवे अब इसके बाद इसको स्टार्ट लेते हैं जी। तो 1 जनवरी को हमने इस पर इनिशियल कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, इनिशियल रिकॉग्निशन। हमने पढ़ा था फाइनेंशियल एसेट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू, यानी जिस पे आपने खरीदा है, प्लस एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो पहले तो देखिए कि आपने परचेज कितने पे की है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट यानी बाई कितने पे की है। बाई की हमने 30,000 रुपीज में और इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम ऐड कर देंगे एंड दैट ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज 1% ऑफ द ट्रेडिंग अमाउंट। इसको 1% लिया तो 300 की अमाउंट आ गई। सो इनिशियल वैल्यू जो आएगी of financial asset that is 30,300 की अमाउंट आपकी। अब इसके बाद इसकी एंट्री भी देख लेते हैं, साथ साथ एंट्री से भी करते हैं। तो ये 1 जनवरी 2016 हमने ये एक्वायर किया, तो फाइनेंशियल एसेट को हम डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। ये डेबिट आ गया और ये मेरे पास क्रेडिट आ गया और अमाउंट आएगी 30,300 डेबिट में और 30,300 क्रेडिट।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अच्छा अब उसके बाद फर्दर वो कहते हैं जी कि ड्यूरिंग 2016 आपने डिविडेंड रिसीव किया है, जितना भी डिविडेंड रिसीव किया। अब मैं इसको 31 दिसंबर पे ही ले जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वैसे तो ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है कि डेट नहीं दी हुई, तो हम 31 दिसंबर को ले जाते हैं। इसमें देख लेते हैं, इसमें अब हम डेबिट किसे करेंगे, कैश, क्योंकि हम डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं। और डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम जो है ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगी। ये 5,000 की अमाउंट आ गई, 5,000 ये आपने डिविडेंड रिसीव किया, ठीक है। ये डिविडेंड रिसीव, ये मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस टू क्रेडिट। ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को क्रेडिट नहीं होगा, जैसे अभी हमने स्लाइड में इस चीज को डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे 30 दिसंबर को ही। अच्छा अब ये फेयर वैल्यू, ये देखिए, ये साथ साथ में चला रहा हूँ, ठीक है, 3300। अब इसकी फेयर वैल्यू लिया हमने, फेयर वैल्यू 40,000 हो गई। फेयर वैल्यू जो है ऑफ फाइनेंशियल एसेट आफ्टर 1 ईयर, ये 40,000। अब देखिए यहाँ इंक्रीज आ रही है वैल्यू, इंक्रीज कितनी वैल्यू से इंक्रीज आ रही है, अब 40,000 में से माइनस कर देते हैं 30,300, ठीक है जी। अच्छा अब जब मैं माइनस किया, ये 9700 की अमाउंट आ गई। इससे अब हम क्या एंट्री करेंगे, डेबिट करेंगे फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट इसलिए डेबिट होगा कि इसकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, क्रेडिट किसे करेंगे, चूंकि गेन आ रहा है और ये इंक्रीज आ रहा है गेन, इस गेन को अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम लेके जाएंगे, यानी फेयर वैल्यू गेन, और ये जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। एंड दिस गेन इज अमाउंट 9700 ये अमाउंट हमारी यहाँ पर ट्रांसफर होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ईयर में ये पहला साल खत्म हो गया, ये याद रखिएगा ये साल की अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ट्रांसफर हो चुकी है। अब अगले साल में आते हैं और नेक्स्ट ईयर की आपने डिविडेंड रिसीव किया, सपोज ये भी हम लास्ट डेट को ले लेते हैं और कैश डेबिट करते हैं और डिविडेंड इनकम क्रेडिट होगी बाय 4,000, ठीक है। उसके बाद 30 सितंबर दिसंबर 2017, अब आपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया है। अब याद रखिएगा इस वक्त इन्वेस्टमेंट आपकी बुक में 40,000 की है, ठीक है, क्योंकि आपने 9700 से जब इंक्रीज किया तो उसका वैल्यू बढ़कर अब 40,000, लेकिन अब आपने उसको सेल किया 50,000 में। तो यही बात है, मेरे पास कैश जो आ रहा है वो तो 50,000 है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो फाइनेंशियल एसेट चूंकि हमने सेल कर दिया तो डी रिकग्नाइज हो गया, हम उसको क्रेडिट करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल एसेट मेरी बुक में आ रहा है 40,000 का। और उसके बाद जो ये जो डिफरेंस आ रहा है, दिस इज गेन ऑन डिस्पोजल, ठीक है, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या है, फाइनेंशियल एसेट, ये 10,000 का गेन आ रहा है। ये जो गेन आ रहा है दैट शैल बी क्रेडिटेड टू अगेन प्रॉफिट एंड लॉस, इसका ओसीआई से कोई गलत नहीं है, ठीक है। ओसीआई से जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको उसको ट्रांसफर करोगे इसको, जो कि फेयर वैल्यू आपका आ रहा है। जब आपने सेल कर दिया तो उसका जितना गेन और लॉस है वो सारा आपका ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस को। तो डी रिकॉग्निशन का जो रूल है वो अपनी जगह मौजूद है कि जब भी आप इस किसी एसेट को बेचेंगे उस पर गेन आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्रेडिट करें। अब इसमें अगर हम एक्सट्रैक्ट बनाएं, एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम,
इसमें दो क्वेश्चन जैसे होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आपने डिविडेंड इनकम शो करनी है। पहला साल है मेरा, 2 साल है, जैसे ईयर 1 और ईयर 2, ईयर 1 एंड ईयर 2। तो डिविडेंड इनकम जो आ रही है पहले साल की वो 5000, दूसरे साल की 4000, फिर गेन और डिस्पोजल, और ये सिर्फ दूसरे साल में आ रहा है, और ये है 10,000 का। उसके बाद मैं अगली हेडिंग दूंगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और इसमें आप हम लिखते हैं फेयर वैल्यू गेन ऑन फाइनेंशियल एसेट थ्रू fair value financial asset measured at fair value through other comprehensive income। और ये सिर्फ पहले साल में और है 9700 का गेन आप इस साल में रिकग्नाइज करोगे अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम के पॉइंट से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं पहले लूंगा हेडिंग नॉन करंट एसेट्स, और इस हेडिंग में हमारा आएगा फाइनेंशियल एसेट। सेम इसी तरह हम यहाँ ईयर 1 और ईयर 2 लिख देते हैं। पहले साल के एंड पर हमारे फाइनेंशियल एसेट की जो वैल्यू आएगी दैट इज 40,000 पहले साल के एंड, और दूसरे साल के एंड पे 0, क्योंकि आप इसको सेल कर चुके हैं, ठीक है। और ये मैंने अज्यूम किया कि ये जो आपने सेल की एसेट 50,000 का, ये ईयर एंड पर की है, ठीक है। ये तो हमारा पहला हिस्सा था जो हमने स्लाइड में आज डिस्कस किया, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट में, मैं दोबारा स्लाइड आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, यहाँ तक तो अब हमने फाइनेंशियल एसेट जो है वो मुकम्मल कर लिए, लेकिन एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ आपके साथ। तो मैं ये शेयर कर रहा हूँ आपके साथ वर्ड के। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल लिया, अभी इसका पहला हिस्सा मैं लूंगा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, साथ में इन्वेंट कर रहा हूँ। On 1st January 2011, Abacus company purchased a debt instrument at its fair value of rupees 100,000. The debt instrument is due to mature on 31st December 2015. The instrument has a principal amount of rupees 125,000, and the instrument carries a fixed interest of 44.72% that is paid annually. The effective interest rate is 10%. How should Abacus account for the debt instrument over its 5-year term? ठीक है, अब यहाँ पर फर्दर मैं ऐड करूंगा, assuming that
management of Abacus company intends to keep the investment till maturity. ठीक है, अब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पर एक वर्ड जिसने नया यूज किया प्रिंसिपल अमाउंट, इसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो असल में एक आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो वैल्यू है वो 125,000 है और उसको आपने सेल किया है, परचेज किया 100,000। ठीक है, यानी 1,25,000 का आप उसको खरीद रहे हो 100,000, लेकिन उसके साथ आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको 4.72% है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 10% है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्या हमने कितनी पेमेंट की और कितनी हमें वापस आएगी, ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड यहाँ अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट मैंने लाइन लिखी है, अज्यूमिंग दैट मैनेजमेंट ऑफ Abacus intends to keep the investment till maturity। एक चीज और भी याद रखिएगा यहाँ पर जो बड़ी अहम है, अगर ये क्वेश्चन उसने मेंशन नहीं भी किया हुआ, अगर क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो याद रखिएगा डेट इंस्ट्रूमेंट में अगर ये डेटा सारा जिस तरह दिया हुआ है कि जी ये 5 साल के लिए स्टेट को मैच्योर होगा, तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम पहली अजम्पशन ये लेते हैं कि ये हेल्ड टिल मैच्योरिटी होगा। ठीक है, ये फेयर वैल्यू हमारा मूव होगा अमोर्टाइज कॉस्ट, सॉरी फेयर वैल्यू कर रहे हैं, ये अमोर्टाइज कॉस्ट के थ्रू। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना। तो आज जरा हम वर्ड को यूज करेंगे और यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि पहले ईयर आएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा नंबर 2 पर फाइनेंशियल एसेट ओपनिंग बैलेंस आएगा, फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट इनकम जिसको कहते हैं, और चौथे पे इंटरेस्ट रिसीट, और 5 पे फाइनेंशियल एसेट का बैलेंस आ जाएगा। तो हम 5 की एक टेबल बना लेते हैं, दैट इज 5। तो सबसे पहले कॉलम हम लिखते हैं जी ईयर, सेकंड फाइनेंशियल एसेट डॉट फॉर्मेट, थर्ड इंटरेस्ट इनकम at 10% इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पर, फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड at 4.72% और उसके बाद फाइनेंशियल एसेट का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस। ये 5 हमने कॉलम डिस्कस किए। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले ईयर है हमारा 2011, पहला साल, और फाइनेंशियल एसेट जो आपने बाय किया है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पर, उसको हमने क्या पढ़ा था, कितने में बाय किया, और अगर इसके अंदर किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस होता तो हम उसको ऐड करते। चूंकि वो नहीं दिया हुआ तो हम इसको 100,000 पर ही रिकॉर्ड करेंगे, 100,000। अब जो मैंने इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज करनी है, जितनी भी इंटरेस्ट इनकम होगी वो प्लस होगी, ये 10,000 होगी, और इंटरेस्ट रिसीव जो है, इंटरेस्ट रिसीव किया है वो 4.72% है, लेकिन ये 4.72% जो है ये 125,000 का आएगा। तो इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, 125,000 इंटू 0.0472, ये 5,900 की अमाउंट आती है, और जितना इंटरेस्ट रिसीव करेंगे वो माइनस हो जाएगा। अब क्लोजिंग बैलेंस अगर निकालें तो 100,000 या 110,000 माइनस 50, 900, 104,100, ये पहला साल का है। ठीक है जी, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे 2012, और अब ये जो एसेट है ये 104,100 का आ गया, 104,100, और इस पे इंटरेस्ट इनकम निकालेंगे हम 10%, which is 10,000
410। अच्छा, ये जो आपका इंटरेस्ट इनकम होती है, ये जो भी आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यूज करते हैं, ये हमेशा फाइनेंशियल एसेट के ओपनिंग बैलेंस पर निकले हमेशा, और जो इंटरेस्ट रिसीट है वो हमेशा 5900 ही आए, इसमें कोई चेंज नहीं आए। तो अब फाइनेंशियल एसेट बना 104,100 प्लस 10,410 माइनस 59 108,610, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। अब इसी तरह थर्ड ईयर नेक्स्ट ईयर में अकाउंटिंग ईयर में मूव करेंगे, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, और 2030 और ये 108,610, और अब इस पे इंटरेस्ट आएगा 10,861, और ये अमाउंट सेम 5900 आप लेंगे, और लेने के बाद आप कैलकुलेट करें प्लस 10861 माइनस 5900, तो 113,571। अब 2014 में देखते हैं, 2014 में यही 113,571 ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। अब अगर हम इसका 10% है इस अमाउंट का, तो ये 11,357 and that is exactly 5900। अब इसमें अगर हम प्लस करें 11,357 और माइनस करते हैं 5900, 119028, और 2015 119028। अब इसमें कैलकुलेट करें तो 11,903 बनता है, लेकिन मैं खुद 2 दिया क्योंकि राउंडिंग में हमें पूरा अमाउंट आ जाएगी 5900। अब अगर इसमें प्लस करूं 11,902 और माइनस करें 5900, तो ये 125,030 030। अब ये आखिरी साल में बेसिकली ये अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगी ना, ये 30 ज्यादा आ रहा है, तो इस जब 30 ये राउंडिंग की वजह से होता है, क्योंकि इसमें 4.72 जो उसने इंटरेस्ट रेट दिया है, ये इसने राउंडिंग की हुई है, तो इसको हम 30 कम कर देंगे, यानी इसकी कैलकुलेशन इस तरह करेंगे कि यहाँ जो अमाउंट आनी चाहिए, ये आखिर में जो अमाउंट आनी चाहिए, ये 125,000 है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूँ रिवर्स जाकर, तो 125,000 में 5900 में प्लस करता हूँ, और ओपनिंग बैलेंस 119028 माइनस करता हूँ, तो 11872 की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है, जो कि कैलकुलेशन में ये नहीं आएगी, ये 11903 बनेगा। ये आपके सामने सबसे पहले मैंने पहला